So good evening. Now we are going to start with the next chapter, that is human health and diseases. तो जैसे पता है कि हमें चैप्टर कौन सा स्टार्ट हो गया अब, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. इसके अंदर हेल्थ एंड डिजीजेस का मतलब क्या है? सबसे पहले डिजीज. डिजीज का मतलब क्या होता है? डिस ईज. दो वर्ड से बना हुआ वर्ड है ये. डिस. दिस वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम डिसकंफर्ट. कंफर्ट मतलब होता है कि हम संतुष्ट हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिस्कंफर्ट का मतलब है हमें कोई दिक्कत है. ईज. ईज मतलब इजीनेस. तो इसका मतलब क्या बन गया? देयर इज डिस्कंफर्ट इन इजीनेस. पहले नॉर्मल था, पहले इजी था सरवाइव करना. अब कोई बीमारी हो चुकी है, कोई डिजीज हो चुकी है, तो इजीनेस में अब क्या हो गया? डिस्कंफर्ट हो गया. सो डिजीज मीन्स डिस्कंफर्ट इन इजीनेस. वाइल अगर हेल्थ का मतलब देखें तो लिटरली हम किसी पर्सन को हेल्दी कब बोलते हैं? जब वो डिजीज फ्री है. डिजीज फ्री. तो उसको क्या मान लेते हैं हम? हेल्दी पर्सन मान लेते हैं. बट एक्चुअल में हेल्थ एक बहुत डीप मतलब रखता है. हेल्थ का काफी डीप मीनिंग है. हेल्थ के काफी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट and social aspect. The physical well-being, the mental well-being and the social well-being of the organism is termed as health. तो ये तीनों एस्पेक्ट्स उसके क्या होने चाहिए? हेल्दी होनी चाहिए. फिर उस पर्सन को क्या बोला जाएगा? हेल्दी पर्सन. क्लियर? फिजिकल. अब फिजिकल एस्पेक्ट्स में क्या आ जाता है कि उसके बॉडी ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं? नॉर्मल फंक्शन. बॉडी जो फंक्शनिंग कर रही है वो क्या है? नॉर्मल है बिल्कुल. तो फिजिकल में ये आ जाता है. सेकंड में क्या आ जाता है कि ऑर्गन्स फंक्शनिंग बिल्कुल नॉर्मल है. ऑर्गन फंक्शनिंग बिल्कुल नॉर्मल है. कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा या कोई हार्मोन का या एंजाइम का लेवल अप डाउन नहीं है. तो ऑर्गन फंक्शनिंग भी क्या है? नॉर्मल. बॉडी पार्ट्स आर इंटैक्ट. बॉडी पार्ट्स आर इंटैक्ट मतलब किसी भी कारण हमारे किसी भी बॉडी पार्ट को कोई डैमेज नहीं हुआ. ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ कट चुके हैं या हमारे लेग्स कट चुकी हैं. हमारे बॉडी पार्ट्स क्या हैं? बिल्कुल इंटैक्ट. तो इस चीज को क्या बोलते हैं? फिजिकल एस्पेक्ट. नेक्स्ट इज मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ. अब मेंटल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? मेंटल एस्पेक्ट, मान लीजिए कि मैं अभी आपको टीच कर रहा हूं लेकिन मेरी कंसंट्रेशन कहीं और है. इट मीन्स आई एम नॉट मेंटली वेल बीइंग, आई एम नॉट मेंटली हेल्दी. सो मेंटल एस्पेक्ट का मतलब क्या जाता है? कंसंट्रेशन, फोकस. बॉडी के अंदर हार्मोनल बैलेंसेस, हार्मोनल बैलेंसेस कि कोई भी हार्मोन ज्यादा या कम अमाउंट में नहीं बन रहा, वो हार्मोनल पूरे बैलेंस्ड है. क्योंकि मेंटल में ब्रेन क्या करता है? हार्मोन्स के लेवल को कंट्रोल करता है. तो इसको किस में रखते हैं हम? मेंटल एस्पेक्ट में रखते हैं. पर्सन इज टेंशन फ्री. पर्सन इज टेंशन फ्री. उसको किसी भी चीज की टेंशन नहीं है. ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ना तो उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ना कोई फैमिली प्रॉब्लम है, ना उसको कोई जॉब की प्रॉब्लम है. तो इस तरह की कोई भी टेंशन नहीं है उसको. तो फिर उसको क्या बोला जाएगा? मेंटल हेल्थ. तो मेंटल वेलबींग बोला जाएगा उसको. सो दिस इज मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ.
एंड थर्ड इज द सोशल एस्पेक्ट। अब सोशल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सोशल वेलबींग होना भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि एक पर्सन फिजिकली हेल्दी है, मेंटली भी वो हेल्दी है, बट वो अपने नेचर के साथ अनुकूल नहीं है। मतलब उसको ये नहीं पता कि उसके आसपास क्या चल रहा है, उसके आसपास क्या हो रहा है। सोशली वो क्या है? अनफिट है। यानी कि सोशली फिट होना ये भी क्या होता है? हेल्दी होने की एक निशानी होती है। फ्रेंडली नेचर है, फ्रेंडली नेचर यानी कि वो ज्यादा गुस्सा नहीं करता। एंजाइटी लेवल उसका क्या है? नॉर्मल है। एंजाइटी लेवल इज नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बात पे वो चिड़चिड़ करता है या छोटी छोटी बात पे वो गुस्सा करता है। तो ये सारा किस में आ जाता है? सोशल वेलबींग में आ जाता है। उसका नेचर क्या होना चाहिए? फ्रेंडली। वो अपने इन्वायरमेंट के प्रति क्या हो? एक्टिव हो। इन्वायरमेंटल को केयर करे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सोशल वेलबींग। तो हेल्थ एक बहुत डीप मीनिंग है। हेल्थ इज जस्ट नॉट बीइंग मियरली डिजीज फ्री। सिर्फ डिजीज फ्री होना ही हेल्दी नहीं होता। पर्सन को कोई डिजीज नहीं है लेकिन उसके ऑर्गन्स इंटैक्ट नहीं है, या उसकी मेंटल ट्रॉमा उसकी नॉर्मल नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं है, किसी भी स्टडी में उसकी कंसंट्रेशन नहीं होती, या फिर उसकी सोशल वेलबींग सही नहीं है। तो हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को काउंट करके क्या बोलते हैं? द पर्सन इज हेल्दी और अनहेल्दी। तो यहां पे यही चीज याद रखनी है, बीइंग डिजीज फ्री ओनली इज नॉट कंसीडर्ड टू बी हेल्दी। क्लियर? तो हेल्थ किन कारणों के वजह से डिस्टर्ब होती है? हेल्थ और डिजीज एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? हम इस चैप्टर में वही पढ़ने जा रहे हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट पेज के ऊपर जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं, ये सारी टर्म्स हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आप एक साथ में कॉपी पेन लेके रखिए, क्योंकि नोट्स के अंदर कई चीजें कम दी हुई होती हैं तो वो आपको लिखनी पड़ेंगी। क्लियर? तो साथ में आप अपना पेन लेके रखिए, मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7th of April. Health, a state of complete physical, social, mental well-being is termed as health. क्लियर? डिजीज जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे हेल्थ के बारे में, वही चीज है यहां पे। डिजीज मीन्स नॉट एट ईज, यानी कि उसको डिस्कंफर्ट हो रहा है, और हेल्थ डिसऑर्डर, हेल्थ के रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है। द हेल्थ इज अफेक्टेड बाय इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। क्लियर? अब कहता कुछ बीमारियां इनहेरिटेबल होती हैं, इनहेरिटेबल, जैसे शुगर है, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस। तो ये क्या है? एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम है। तो इस तरह के डिजीजेस को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेबल और इनहेरिटेंस कारण हो सकता है। इन्फेक्शन, सेकेंड रीजन में बी द इन्फेक्शन ड्यू टू सम पैथोजन। कोई ना कोई पैथोजन अटैक हो गया। नाउ व्हाट इज पैथोजन? पैथोजन आर डिजीज कॉजिंग microorganisms like bacteria, virus, fungi और any protozoan। तो कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? पैथोजन।
तो पैथोजन के द्वारा क्या हो गई, कोई ना कोई इंफेक्शन हो गई, तो उस कारण क्या है, डिजीज, या हमारी हेल्थ क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। एंड द थर्ड रीजन इज लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या आ जाता है, जैसे खाना खाना, फूड इनटेक, वो हमारी डाइट बिल्कुल चेंज हो चुकी है। नाउ वी आर मोर रिलायबल ऑन जंक फूड। तो जंक फूड के ऊपर ज्यादा रिलायबल है, बर्गर्स, पेस्ट्रीज, पिज्जा, नूडल्स, मंचूरियन, या फिर मोमोज वगैरह। तो उसकी डाइट के ऊपर क्या करता है, बहुत डिपेंड करता है कि वो पर्सन की हेल्थ कैसी रहेगी। हैबिट्स, उसकी डेली हैबिट्स कैसी हैं, क्या वो सीडेंटरी वर्कर है। जो सीडेंटरी वर्कर्स होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू अटैक्स बाय द पैथोजेंस, उनको बीमारियां लगती हैं। और वो एक्सरसाइज कैसा कर रहा है, तो ये सारी चीजों के ऊपर, ये 3 मेन पॉइंट्स के ऊपर क्या है, हमारी हेल्थ रिलेटेड होती है। डिजीज कैन बी क्लासिफाइड इन 3 डिफरेंट वेज। तो डिजीज को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग वेज के बेसिस के ऊपर, लाइक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है, जो कम्युनिकेट करके आगे नहीं फैलती, जैसे एयर से आगे नहीं फैलती, तो उनको क्या बोलते हैं हम, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है कि जो डिजीजेस आगे फैल जाती हैं थ्रू एयर, वाटर, बिलोंगिंग्स और एनीथिंग, फूड वगैरह के द्वारा आगे फैल जाती हैं, या पर्सन के कांटेक्ट आने में फैल जाती हैं, टच करने से, किस करने से फैलती हैं जो बीमारियां, उनको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल। और जो नहीं फैलती उनको क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल। फॉर एग्जाम्पल, नॉन कम्युनिकेबल के एग्जाम्पल क्या है, सबसे कॉमन कैंसर। एंड कम्युनिकेबल डिजीज की मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है, वायरल फीवर। और आजकल क्या चल रहा है, कोरोना वायरस। कॉन्जिनाइटल डिजीजेस एंड एक्वायर्ड डिजीजेस। कॉन्जिनाइटल का मतलब क्या होता है, कॉन्जिनाइटल मींस जो डिजीजेस हमें बाय बर्थ होती हैं, बाय बर्थ, पैदा होते सारी हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई, या तो वो हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर नेचर में आने के बाद भी हो सकती है, लेकिन बाय बर्थ है वो, पैदा होने के साथ ही, तो उन डिजीजेस को क्या बोलते हैं, कॉन्जिनाइटल डिजीजेस। क्लियर। नेक्स्ट, एक्वायर्ड डिजीजेस। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि नेचर ने हमें दी है वो बीमारी, नेचर ने दी है, वो बचपन से नहीं थी हमें, लेकिन बाद में किसी भी स्टेज में हुई है, तो उस तरह की बीमारी को क्या बोलते हैं हम, एक्वायर्ड डिजीज। हेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल। हेरिटेबल मतलब डिजीज अगर आगे के आगे ट्रांसमिट हो रही है तो हेरिटेबल, अगर आगे ट्रांसमिट नहीं हो रही तो इट मींस नॉन इनहेरिटेबल, नॉन हेरिटेबल। क्लियर। तो यहां पे कुछ डिजीजेस दी हुई हैं जो क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो आगे के आगे नहीं फैलती। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम कौन सी डिजीजेस बोल सकते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल भी बोल सकते हैं, ये आगे ट्रांसमिट नहीं होती। लाइक डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो गए, जिसमें क्वाशियरकर हो सकता है, मरासमस हो सकता है, ड्यू टू प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के कारण क्वाशियरकर या मरासमस हो सकता है। बेरी बेरी डिजीज हो सकती है ड्यू टू विटामिन बी की डेफिशिएंसी के कारण। स्कर्वी हो सकती है ड्यू टू विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण। निक्टेलोपिया हो सकती है ड्यू टू विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण। मिक्सोडीमा यानी कि स्किन
डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, स्किन एलर्जी हो सकती है या डायबिटीज हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या हैं? नॉन कम्युनिकेबल। ये एक पर्सन को हो सकती है, लेकिन उस पर्सन से, उस अनहेल्दी पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर नहीं हो सकती। नेक्स्ट, एलर्जिक डिजीज, ये भी क्या है? नॉन कम्युनिकेबल, लाइक अस्थमा, हे फीवर, अर्टिकेरिया। तो ये सारी हम डिजीजेस वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकती हैं, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमें नुकसान कर रहा है या हमारी बॉडी के सेल्स को ही डैमेज कर रहा है, लाइक हाशिमोटो डिजीज, रिमेटिक हार्ट डिजीज, मियास्थीनिया ग्रेविस। तो ये सारी क्या होती हैं? ऑटो इम्यूनिटी डिजीजेस होती हैं। हेरिडिटरी डिजीजेस लाइक पीकेयू, यानी कि फिनाइल कीटो न्यूरिया, या फिर ALK यानी कि अल्कैप्टोनूरिया। हीमोफीलिया, जिसको हम ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं, ब्लीडर्स डिजीज। सिकल सेल अनीमिया, अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। हटिंगटन्स कॉलेरा, कॉलेरा हो जाता है जिसके अंदर लूज मोशंस लग जाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि कलर्स में डिस्टिंक्शन नहीं हो पाती। तो ये सारी डिजीजेस हेरिटेबल है, लेकिन ये आगे के आगे ट्रांसमिट नहीं होती, टच करने से ट्रांसमिट नहीं होती। डीजनरेटिव और ऑर्गेनिक डिजीजेस, डीजनरेटिव का मतलब क्या होता है? कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ डीजनरेशन हो रही है, कुछ ना कुछ डिकम्पोज हो रहा है, डिके हो रहा है, लाइक आर्थराइटिस, जिसको हम जॉइंट पेन बोल देते हैं। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, लाइक जिसके अंदर ब्लॉकेज होती है, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक के टाइम पे। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ब्लॉकेज ऑफ द लार्ज आर्टरीज। रेस्पिरेटरी डिजीजेस ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हार्ट डिसऑर्डर्स, जो हमने +1 में स्टडी किए हैं, वो हो सकते हैं, या फिर कैंसर। तो ये प्रॉब्लम्स डीजनरेटिव ऑर्गेनिक हैं, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल है। क्लियर? नेक्स्ट, इंजरी डिजीजेस, कोई ना कोई फ्रैक्चर हो गया, बोन टूट गई, कोई बर्न हो गया, या कोई स्प्रेन स्ट्रेन हो गया, जैसे मांस फटना बोल देते हैं हम, वो हो गया। तो इंजरी डिजीजेस भी आगे ट्रांसमिट नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट, अदर डिजीजेस, कुछ और डिजीजेस हैं जिनको अदर कैटेगरीज में रख दिया, लाइक ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, जो किसी ना किसी ऑक्यूपेशन के कारण होती है। ल्यूकोडर्मा, जो स्किन के ऊपर व्हाइट दाग धब्बे से पड़ जाते हैं, जिसको हम फिलेरिया बोल देते हैं। ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। एंड डिजीजेस ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स और एडिक्शंस और मेंटल डिसऑर्डर्स। तो ये सारी डिजीजेस भी क्या है? नॉन कम्युनिकेबल है। क्लियर है ना? नेक्स्ट, कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है? जो आगे के आगे फैलती हैं। These diseases are caused by pathogens, ये किसी ना किसी पर्टिकुलर पैथोजन के द्वारा होती है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है, एंड कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर, और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंच सकती है। इसलिए इसको इन्फेक्शियस डिजीजेस भी बोला जा सकता है। इन्फेक्शियस और ट्रांसफरेबल डिजीजेस, ट्रांसफरेबल diseases, or we can say infectious diseases. कम्युनिकेबल को इन्फेक्शियस बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली हम नॉन कम्युनिकेबल को क्या बोल सकते हैं? नॉन कम्युनिकेबल कैन बी टर्म्ड एज नॉन infectious. Next, a particular organism is pathogen or not can be established on the conditions laid down by
रॉबर्ट कोश, a German microbiologist who worked on anthrax disease in a sheep. ये एनिमल्स की बीमारी है एंथ्रेक्स। जैसे हमें फुट एंड माउथ डिजीज हो सकती है एनिमल्स में, एंथ्रेक्स हो सकता है एनिमल्स में, वैसे ही हमें स्किन एलर्जीज हो जाती हैं, स्किन के ऊपर लीजन्स बनने लग जाते हैं। लीजन्स, लीजन्स का मतलब होता है जैसे फफोले बोल देते हैं, छाले बोल देते हैं, वैसे बनने शुरू हो जाते हैं। These conditions are called कोश पोस्टुलेट। तो रॉबर्ट कोश एक साइंटिस्ट था, उसने बोला कि कोई ऑर्गेनिज्म पैथोजन होगा कि नहीं होगा, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी जरूरी हैं। लाइक नंबर 1, अ डिजीज्ड एनिमल शुड रेगुलरली हैव दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी कोई एनिमल है, चाहे ह्यूमन है चाहे एनिमल है, जो डिजीज्ड है उसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट है बीमारी के टाइम पे, तो इट मींस वो पैथोजन हो सकता है। द ऑर्गेनिज्म कुड बी आइसोलेटेड एंड कल्चर्ड ऑन आर्टिफिशियल और न्यूट्रिएंट मीडिया। जो ऑर्गेनिज्म बीमारी फैला रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी स्प्रेड कर रहा है, उसको आइसोलेट किया जा सके, आइसोलेट करके उसको कल्चर किया जा सके लेबोरेटरी के अंदर। By inoculation of that culture, the same disease should appear in a healthy animal. अगर सेम वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, इनोकुलेट का मतलब क्या होता है? इंट्रोड्यूस। एक हेल्दी पर्सन के अंदर अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेम डिजीज फैला रहा है, तो इट मींस क्या है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन है। The same microorganism should be recoverable from the body of inoculated animal or the person. तो जो भी हमें जो एनिमल के अंदर हमने इंसर्ट किया था, उस एनिमल की बॉडी से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाद में एक्सट्रैक्ट भी हो सके लार्ज क्वांटिटीज के अंदर। इट मींस उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया? अंदर जाके रिप्रोडक्शन की, तो फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? पैथोजन। Koch postulates are however not applicable to viral diseases as the virus cannot be cultured on the artificial media. तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड पॉइंट था वो क्या हो रहा है? वायोलेट हो रहा है वायरसेस के ऊपर। क्लियर? The bacteria of the disease leprosy cannot be cultured on artificial media. लेप्रोसी, लेप्रोसी का मतलब क्या होता है? छूत की बीमारी। अनटचेबल्स, जो अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, जो छूत की बीमारी होती है लेप्रोसी, तो लेप्रोसी कैनॉट बी कल्चर्ड ऑन द आर्टिफिशियल मीडिया। उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर कल्चर नहीं किया जा सकता। सो दीज बैक्टीरिया आल्सो डू नॉट फॉलो कोश पोस्टुलेट्स। क्लियर? नेक्स्ट, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही हैं जो इस चैप्टर के साथ काफी रिलेशन रखेंगी। फर्स्ट, एटियोलॉजी। एटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? बीमारी का कारण। बीमारी किस कारण होती है उसको क्या बोल देते हैं हम? ईटियोलॉजी या एटियोलॉजी। एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स का मतलब क्या होता है कि थोड़े टाइम में अगर कोई बीमारी बहुत ज्यादा मेजर पॉपुलेशन में फैल गई, जिसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? महामारी। जैसे आजकल कोरोना वायरस क्या डिक्लेयर्ड है? एपिडेमिक। क्लियर? एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, कि बीमारी फैल कैसे रही है, उसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, वो एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन तक कैसे जा रही है। जॉन स्नो, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी मतलब कि बीमारी फैलती कैसी है, तो जॉन स्नो इज द फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड स्टडीड एपिडेमिक ऑफ एशियाटिक कोलेरा इन लंदन। तो लंदन के अंदर कोलेरा, लाइक जैसे बीमारी होती है हमारी लूज मोशंस की, तो वैसी एपिडेमिक फैल गई थी लंदन के अंदर, तो उन्होंने सबसे पहले उस चीज को स्टडी किया था। लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच प्रपोज्ड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज क्या कहती है कि कुछ जर्म्स होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं आज के टाइम पे? पैथोजेंस। क्लियर? लुइस पास्चर डेवलप्ड वैक्सीन अगेंस्ट रेबिस। रेबिस
जो हल्के हुए डॉगी से हमें फैलती है बीमारी, जो रैबिड डॉग, हल्का हुआ कुत्ता जिसको बोल देते हैं रैबिड डॉग, पागल, या मैड डॉग, तो उसके सलाइवा से हमारी बॉडी के अंदर रैबिस फैलती है, जॉ लॉक हो सकता है इस टाइम पे। तो लुइस पास्चर ने उसके अगेंस्ट वैक्सीन तैयार की थी। रॉबर्ट कॉश, कॉश के पोस्टुलेट्स दिए थे जो हमने अभी यहां पे डिस्कस किए हैं। क्लियर? नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, जो सबसे पहली वैक्सीनेशन है उसको डेवलप करके प्रॉपर ऑथराइज्ड वे में यूज किया था स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। स्मॉल पॉक्स, आजकल हमें माता निकलती है, चिकन पॉक्स होता है, तो स्मॉल पॉक्स काफी ईयर्स पहले इरेडिकेट हो चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली 1978 के बाद कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। जोसेफ लिस्टर इंट्रोड्यूस्ड एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी यानी कि सर्जरी मतलब कोई चीर फाड़ करना है, कोई बॉडी को ओपन करना है, कटिंग करना है, तो एंटीसेप्टिक मतलब सारा स्टेरिलाइज्ड इक्विपमेंट यूज किया जाए, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी जोसेफ लिस्टर ने, बाय यूजिंग कार्बोलिक एसिड। वॉन बेहरिंग, फादर ऑफ पैसिव इम्यूनोलॉजी, जो हम इंजेक्शंस लगवाते हैं किसी बीमारी से जल्दी रिकवर करने के लिए, पैसिव इम्यूनिटी को इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर, तो वो सबसे पहले वॉन बेहरिंग ने दिया था इंजेक्शन बना के, तो इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी और फादर ऑफ पैसिव इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। ही क्योर्ड अ डिप्थीरिया गर्ल बाय पैसिव इम्यूनिटी, दैट इज बाय इंजेक्टिंग एंटी सीरम फ्रॉम शीप। तो शीप की बॉडी से डिप्थीरिया के अगेंस्ट क्या इंसर्ट किया, एंटीबॉडीज इंसर्ट किया, तो वो लड़की की पैसिव इम्यूनिटी यानी कि जो इम्यूनिटी हमें बाहर से मिलती है, वो इम्यूनिटी के कारण वो क्या कर गई, रिकवर हो गई। क्लियर? नेक्स्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल और इंफेक्शियस डिजीजेस। कहता है इन्फेक्शियस डिजीजेस फैलती कैसे है, या तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है या फिर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है, बाय टच, बाय किस, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एक हेल्दी पर्सन के सामने एक अनहेल्दी पर्सन ने स्नीज किया, उस टाइम पे हो सकता है, सॉइल कांटेक्ट के द्वारा हो सकता है, किसी एक एनिमल के बाइट करने से हो सकता है, या ट्रांसप्लेसेंटल यानी कि मदर टू फीटस हो सकता है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है, बाय एयर, फूड, वाटर, या कोई कैरियर आ गया यहां पे, वेक्टर, वेक्टर मतलब कोई कैरियर हो गया। फॉर्माइट बॉर्न, फॉर्माइट बॉर्न का मतलब क्या होता है, लाइक थूक से, सलाइवा से हम क्या करते हैं, पेन को अपने मुंह में डाल लेते हैं, वही पेन अगर अनहेल्दी पर्सन का यूज कर लिया हेल्दी पर्सन ने, तो फिर भी फैल जाएगा आगे। डोर हैंडल से या अनक्लीन हैंड से बीमारियां फैल सकती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डिफेंस सिस्टम इन द बॉडी इज ऑफ 3 टाइप्स। हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म 3 तरह का होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो हमें बाय बर्थ मिलती है, पैदा होने के साथ ही हमें मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लाइक स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन। The human skin is germ-proof and checks entry and growth of pathogens by sebum. Sebum जो हमारी बॉडी के अंदर ऑयल्स वगैरह सिक्रीट होते रहते हैं या चर्बी होती है हमारी स्किन के अंदर, तो वो किसी भी जर्म को एंटर करने के लिए अलाउ नहीं करते। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज बाय बर्थ, ये होती है बाय बर्थ। सिक्रीशंस ऑफ टीयर्स और म्यूकस, जो हमारे टीयर्स होते हैं, सलाइवा होता है, तो ये भी हमें बाय बर्थ मिलता है, तो ये भी क्या होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस।
हमारे पेट के अंदर HCl बन रहा है, सलाइवा के साथ लाइसोजाइम्स बन रहे हैं, तो ये भी पैथोजेंस को किल करने के लिए कैपेबल है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होती है, जैसे हम डेवलप करते हैं, एक्वायर करते हैं। एक्वायर कैसे करते हैं? थ्रू मिल्क। जब मदर का मिल्क फीड करते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म एंटर कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट वर्ड इज फैगोसाइटोसिस। जैसे कई सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? जर्म को ईट कर जाते हैं, जर्म को ईट कर जाते हैं अपने अंदर ले जाके, तो उसको क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जैसे हमारी बॉडी में कई बार कुछ ना कुछ इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, या फिर जैसे सेंसेशन होती है, ईचिंग सेंसेशन, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं विच रिलीजेस हिस्टामीन्स लाइक मास्ट सेल्स। तो ये मास्ट सेल्स क्या रिलीज कर देते हैं? सीरोटोनिन्स, हिस्टामीन्स वगैरह रिलीज कर देते हैं। तो ये भी क्या करते हैं? किसी ना किसी पैथोजन को किल कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स द रोल ऑफ न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड मास्ट सेल्स। तो ये सारे क्या होते हैं? हम एक्वायर करते हैं, ये बाय बर्थ नहीं हमें मिलता। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज द स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जब हमें कोई बीमारी लगती है, बीमारी लगने के बाद जब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रिपेयर करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये भी है तो एक्वायर्ड ही है, एक्वायर्ड, बट आफ्टर सम डिजीज। तो कोई ना कोई डिजीज होने के बाद हम एक्वायर करते हैं, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो आज यहीं तक कर रहे हैं, कल नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो।